हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए देर ना करते हुए साथीगण सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं आपको बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो टीआरई 4.0 की साथी उनके सबके लिए साइंस का यहाँ पर हम वीडियो लेकर आए हैं। साइंस आपकी मजबूत कराएंगे। तो ये यहाँ पर जो है 10 मिनट का शो चलेगा और इसी शो में हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। 20 क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग बाद में हमको स्कोर बताइएगा कि कितना स्कोर आपका आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज? कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? देखिए, बर्फ का पिघलना ये क्या है? फिजिकल चेंज है। पानी में नमक का घुलना ये भी फिजिकल चेंज है। पानी का जमना ये भी, क्योंकि इसमें क्या है? अवस्था बदल रही। तो अवस्था परिवर्तन ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है सभी। हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा इसका? ई विकल्प। इनमें से कोई जवाब नहीं है क्योंकि ये सभी जो है फिजिकल चेंज है। अगला देखें क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन एक बिना संपर्क वाला बल है? यहाँ पर पूछ रहा है कि बिना संपर्क वाला बल है। कहने का मतलब है नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि कौन सा नॉन कांटेक्ट यहाँ पर फोर्स है। देखिए, जो घर्षण होता है, घर्षण आपका कैसा है? तो घर्षण भैया आपका भी है। इसमें जो है क्या होगा? एक सतह दूसरी सतह पर फिसलेगी तो यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है। मांसपेशियों के बीच में बल लगता है वो भी कांटेक्ट होता है। सरफेस टेंशन होता है वो भी क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ये तीनों कांटेक्ट फोर्स है। मुझसे पूछा गया कौन जो है नॉन कांटेक्ट है, तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ई विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा जीव कली के द्वारा जनन करता है? जो है बडिंग। बडिंग माने क्या होता है? कली। अमीबा में कैसा होता है देखेंगे, ध्यान देंगे। तो भाई अमीबा में होता है आपका विखंडन। किसके द्वारा होता है? विखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन। और बहुविखंडन और किस में होता है? तो प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक परजीवी है। मच्छर के काटने से जो है यहाँ पर ये बीमारी हो जाती है। चलिए केचुआ। तो ये केचुआ अलग हो गया। हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में होता है बडिंग। क्या होता है? बडिंग। बडिंग माने कली के द्वारा यहाँ पर प्रजनन देखने को मिलता है। हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया आदि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लास्टिक के बारे में कथनों को पढ़िए। प्लास्टिक के बारे में कथनों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है? तो पहला दिया है यहाँ पर कि प्लास्टिक आमतौर पर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी वो क्या होते हैं? प्लास्टिक को नष्ट किया जा सकता है? नहीं, अपने आप से नष्ट नहीं होते हैं। प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया, ये गलत है। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करके फिर से ढाला जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक को, हाँ बिल्कुल सही है, थर्मोप्लास्टिक को फिर से जो है ढाला जा सकता है। और क्या लिखा है? प्लास्टिक आर पुअर। प्लास्टिक ऊष्मा और बिजली के खराब संवाहक होते हैं। बिल्कुल सही। ऊष्मा प्लास्टिक क्या करती है? प्लास्टिक ऊष्मा और बिजली को नहीं पहुंचाती है। तो ये दोनों विकल्प सही है। अगर यहाँ पे थर्मोसेटिंग लिखा होता तो वो दोबारा से उनको ढांचे में सांचे में ढाला नहीं जा सकता था। मतलब उससे कोई नई चीज़ नहीं बनाई जा सकती, जैसे बैक्लाइट हो गई, ठीक, बिजली के उपकरण हो गए, इनसे सबसे। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विचार करते हैं। पहला है एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एरोबिक श्वसन का मतलब है वायु की उपस्थिति में। ये बता रहा अनुपस्थिति में, तो ये पहला गलत हो गया। अगला है एनएरोबिक श्वसन एरोबिक की तुलना में कम ऊर्जा पैदा करता है। बिल्कुल सही है। देखो, एरोबिक होगा वायु की उपस्थिति में जो कि 38 एटीपी अणु बनाएगा, और अनएरोबिक होगा तो 2 एटीपी बनाएगा। तो बिल्कुल सही। इसमें क्या कह रहा? अनएरोबिक श्वसन एरोबिक की तुलना में कम ऊर्जा पैदा करता है। बिल्कुल सही है। अगला क्या है? ईस्ट। ईस्ट एन एरोबिक श्वसन करता है। ईस्ट अनएरोबिक श्वसन करता है। बिल्कुल। ईस्ट जो है वायु की उपस्थिति में श्वसन नहीं करता, अनुपस्थिति में करता है, वही बात बताई गई है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ। इसमें कहता है कि ध्वनि के बारे में कथनों पर ध्यान दें। ध्वनि के बारे में कथनों पर ध्यान दें। ध्वनि गैसों की तुलना में ठोस पदार्थों में अधिक तेजी से यात्रा करती है। बिल्कुल सही। ध्वनि को ध्यान देंगे सबसे ज्यादा सॉलिड में,
फिर लिक्विड में, फिर गैस में, निर्वात में तो बिल्कुल ही नहीं गमन करती है। तो पहला राइट आंसर हो गया। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, ये भी सही, निर्वात में नहीं चल सकती है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की धुन सुन सकता है, ये भी सही है। तीनों सही। आपसे क्या पूछा, कौन से कथन सही है? एक, एक, दो, तीन, मतलब सभी सही। तो यहाँ क्या लिखोगे? डी विकल्प, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण द्वारा छवि निर्माण के संदर्भ में। अवतल दर्पण के बारे में ध्यान देंगे यहाँ पर। अवतल दर्पण को ध्यान देंगे तो अवतल दर्पण का क्या होगा यहाँ पर। चलिए पहला क्या लिखा, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों तरह की छाया मतलब प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण जो होता है वो इधर 5 प्रतिबिंब और इधर एक 6 टोटल प्रतिबिंब बनाता है। इधर वाले सभी वास्तविक होते हैं उल्टा, और इधर का आभासी सीधा होता है। तो कुल मिला के वो दोनों तरह का बनाता है। अगला है अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा उससे छोटी होती है, गलत है। हमेशा उससे छोटी नहीं होती, बड़ी भी होती है। तीसरा क्या है, दंत चिकित्सक का दर्पण अवतल दर्पण होता है, तो बिल्कुल सही है। जो दंत के चिकित्सक होते हैं, दांतों वाले, दांत कान आंख नाक वाले, उनके पास में अवतल दर्पण होता है। तो 1 और 3 दो सही यहाँ पर है, पहला और तीसरा। पहला तीसरा सी विकल्प में दिया, इसलिए राइट विकल्प सी हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश और उसके गुणों के बारे में। प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, जो कि बिल्कुल सही है। क्या अगर आप प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, बिल्कुल सही। प्रकाश को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। अगला यहाँ पर क्या है कि प्रकाश की गति पानी में सबसे अधिक होती है, गलत। प्रकाश निर्वात में सबसे ज्यादा चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होती है। या कह लेंगे हम लोग कि 3 × 10 की घात, यहाँ पे गलत था, 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको भी कह सकते हो, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प कौन सा है, तीसरा। तीसरा हमारा गलत विकल्प, इसलिए राइट विकल्प सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मानव आंख के बारे में सही कथन चुने। तो जो ह्यूमन आई होती है उसमें ध्यान देंगे। रेटिना ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजती है, यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब, रेटिना को हम लोग दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब जो है 1 से 1/10 सेकंड तक रहता है, और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, और उल्टा मस्तिष्क को सीधा पड़ता है। ये हो गई अपनी आँख। ध्यान देंगे ये लेंस लगा, यहाँ पे होती है रेटिना। तो आयरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, गलत है। आयरिस जो है पुतली के आकार को नियंत्रित, यहाँ पर आयरिस, हाँ आयरिस बिल्कुल सही है। आयरिस तो क्या करती है, पुतली के आकार को भाई समायोजित करती है कि अंधकार में इसको क्या हो जाती है, अपने आप से बड़ी, और प्रकाश में अपने आप से क्या हो जाती है, अपने आप से छोटी हो जाती है। अगला तीसरा देखते हैं, आंख का लेंस अवतल प्रकृति का होता है, गलत। आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल या द्विउत्तल लेंस कह सकते हो उसको। तो यहाँ पर आपसे पूछा कौन से कथन सही है, तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, केवल पहला और दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंथेनाइट तत्व है। देखो दो तरीके की श्रेणी होती है, पहले तो यस ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक होता है, फिर डी ब्लॉक होता है, फिर नीचे एफ ब्लॉक होता है, और नीचे ही एफ ब्लॉक जिसको संक्रमण तत्व कहते हैं, वहीं पर एक होती है लिंथेनाइड श्रेणी, और एक होती है एक्टेनाइट श्रेणी, और एक होती है लिंथेनाइट श्रेणी। तो लिंथेनाइट श्रेणी में कौन होता है, एक्टेनाइट श्रेणी में कौन होता है। तो ध्यान देंगे लिंथेनाइट श्रेणी में आपको ये सीरियम जो है वहाँ पे मिलेगा, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम आप लोग देख लेना आवर्त सारणी, तो उसमें सी से ही शुरू है 71 नंबर से। यहाँ पर सीने पर यूं नजर पड़ी, इस तरीके से हमने उसको याद किया है। पूरा आसमां सिमटा बिजली कड़की, एहसान फार्मोस निकली, मुंडी निकली लड़की। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चागस रोग किसके द्वारा होता है। चागस रोग किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देंगे। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, ट्रिपेन सोना और क्रूजी, इसको जो है थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फफूंद संक्रमण के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रयुक्त होती है। फफूंद के लिए कौन सी दवा प्रयुक्त होती है, तो इसको भी थोड़ा याद करेंगे। क्लोट्रिमेजोल, प्रो क्लोट्रिमेजोल, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसके लिए फफूंद के लिए, फंगस के लिए। निम्नलिखित में से पौधों की फफूंद जनित बीमारी कौन सी है।
पौधों की फफूंद जनित बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे गेहुआ का रतुआ रोग, बिल्कुल कवक से होता है। साइट्रस कैंकर, आलू का लेड ब्लाइट, ये होता है। साइट्रस कैंकर नहीं, तो ये कुल मिला के एक से अधिक उसमें हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आयनिक बंध किसके द्वारा बनता है? आयनिक बंध किसके द्वारा बनता है? तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के द्वारा, जैसे HCl के बीच में बनता है या NaCl के बीच में बनता है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनता है। निम्न में से कौन सा अणु ध्रुवीय सहसंयोजक है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर 15 का सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, HCl, H और Cl, यहाँ पर ध्यान देंगे HCl। H क्या करेगा? Cl, CH पे आएगा प्लस और Cl पे आएगा माइनस, तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित किया जाता है किससे? यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 16 कि विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? तो ध्यान देंगे, विद्युत ऋणात्मकता में जब बाएं से आप लोग दाएं बढ़ेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और जब ऊपर से नीचे जाएंगे साथियों तो घटती है विद्युत ऋणात्मकता। इसको याद कर लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति गलत है, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने मुक्त होने वाली ऊर्जा गलत, साझा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, साझा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, ये होती है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में एक आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता, तो देखो बाएं से जब दाएं जाते हैं तो बढ़ती है, बाएं से दाएं बढ़ता है, 17 का बी विकल्प हो जाएगा, और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? उसका यहाँ पर ध्यान देंगे, धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, बिल्कुल सही। अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, बिल्कुल सही। उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। आपसे पूछा गया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन सही? इसमें झिल्ली से बंधे हुए अंग होते हैं, गलत, झिल्ली से इसमें बंधे हुए अंग नहीं होते हैं। वास्तविक नाभिक के बजाय न्यूक्लियाइड मौजूद होता है, बिल्कुल सही, यही विकल्प यहाँ पर सही है। डीएनए रैखिक और संलग्न होता है, डीएनए तो होता ही नहीं, डीएनए तो पहले तो नग्न अवस्था में होता ही नहीं, पहले तो होता ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है? अपना डीएनए 3 चीजों में होता है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी याद कर लीजिए। एम माने माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, और एन माने न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस यानी नाभिक का अपना होता है, और सी माने क्लोरोप्लास्ट का अपना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। लाइसोसोम का अपना नहीं होता है। तो चलिए साथियों, ये वीडियो हमारा कैसा आपको लगा, जरूर जो है आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप लोग देखें, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें। धन्यवाद।